पॉलिटिक्स में अगर आप ताकतवर होना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि कोई आपके खिलाफ ना हो तो नहीं है पॉसिबल। इंडिया रिसेंटली राइज कर ही रहा है, लेकिन साथ में स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पावरफुल बनते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, रीजन में, किसी एरिया में, तो कोई ना कोई तो होगा जो आपकी जगह लेना चाहता है, जो चाहता है कि आपकी ग्रोथ को स्टंट किया जाए और उसका एडवांटेज उसको मिल जाए। मैकियावेली, द फेमस इटालियन थिंकर, उन्होंने कहा था कि जियोपॉलिटिक्स इज अ कट थ्रॉट कंपटीशन। टू रिएक्ट इज नो स्मार्टनेस, टू स्ट्रेटेजाइज एंड एग्जीक्यूट बाय मतलब ब्लंटनेस, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जरा समझते हैं इस एनालिसिस में कि यार ये टर्की की ये एशिया अ न्यू पॉलिसी है क्या, और जो ये बता रहा है कि इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी है, एशिया के साथ अब टर्की और ज्यादा करीब आ रहा है, या फिर इसके अंदर कुछ खोखली चीजें हैं और स्पेसिफिकली ये डायरेक्टेड है अगेंस्ट इंडिया। मैंने इसको कनेक्ट किया है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी से मैच कर रही है। यह शब्द यूज किया जाता है चाइना की स्ट्रेटजी टू एनसर्कल इंडिया। अभी जरा आप एंगल देखिए, पाकिस्तान चाइना के साथ क्लोज है, पाकिस्तान यूएसए के साथ भी क्लोज हो रहा है। देखा है ना आपने, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके फील्ड मार्शल उर्फ जनरल साहब गए हैं वहां पर यूएसए, उसके बाद मतलब क्लोजनेस शो हुई है। और टर्की ने तो ओपन एंडेड समझ लीजिए कि 360 डिग्री सपोर्ट दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को। इंटेलिजेंस, वेपन और प्रेजेंस अपने आप में बड़ा सपोर्ट था पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया को इस एनसर्कलमेंट पे कुछ तो करना पड़ेगा। एक समय पर माना जाता कि टर्की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, इस इस्लामिक सोलिडारिटी के बेसिस पर ही पाकिस्तान के साथ क्लोज है। लेकिन एक साल में 6th टाइम ऐसा हो रहा है कि टर्की का नेवल शिप श्रीलंका आया है और उसको इनवाइट मतलब उसके वेलकम में कौन खड़े हैं, इनके एक्टिव डिफेंस मतलब जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो यानी कि कुछ तो हो रहा है। टर्की यानी कि इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिकली अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। श्रीलंका मतलब इंडिया का समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ भी हो सकती है लेकिन वीकनेस भी हो सकती है। पाकिस्तान का ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर है, मालदीव्स के तो करीब है ही इस्लामिक सोलिडारिटी के नाम पर भी, और रीसेंट अभी जो डिफेंस इनके एग्रीमेंट है उस पर भी हमें चर्चा करनी आगे होगी। टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, लेकिन नेटो के मेंबर नाम का ही मानिए कि कुछ खास इज्जत टर्की को मिल नहीं रही है नेटो में। लेकिन यूएसए नेटो मेंबर का ह्यूज इंटरेस्ट है इंडियन ओशन रीजन में, बाकी जो नेटो के मेंबर्स हैं उनका ह्यूज इंटरेस्ट है इंडियन ओशन रीजन में। तो टर्की को लग रहा है कि हम ही पीछे रह गए, और अगर एनर्जी यहां पर है, ग्लोबल पावर्स का कंपटीशन एशिया में है, तो भाई साहब फिर एशिया में इंडियन ओशन रीजन में मुझे तो एक्टिव होना पड़ेगा। इसी वजह से वो यूरो अटलांटिक फोकस है, यानी कि पहले उसका फोकस यूरोपियन रीजन पर, अटलांटिक ओशन के उस पार यूएसए पर ज्यादा रहा था, लेकिन अब वो फोकस एशिया पर कर रहा है। टर्की नेटो का मेंबर होने के बाद भी यूएसए देखिए सीरिया को लेकर वो कुर्द के फाइटर्स को सप्लाई कर रहा था हथियार, पैसा। तो मतलब टर्की को लगा मतलब यानी कि तुम ऐसे ग्रुप्स को सप्लाई कर रहे हो पैसा, इंटेलिजेंस, हथियार जो टर्की के खिलाफ है, क्योंकि वो कुर्द के ग्रुप्स ये चाहते हैं ना कि टर्की के जो कुर्द लोग हैं उनको मिलाकर हम कुर्दिस्तान बना दें। तो टर्की ने कहा ये तो धोखा है यूएसए। यूएसए ने कहा धोखा नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। उधर यूरोपियन यूनियन वो भी टर्की के हिसाब से नहीं चल पा रहा है कई मुद्दों पर। दोनों ही मतलब यूरोपियन यूनियन के देशों की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, ये वैसे भी खिलाफ थे टर्की के, यार तुम रशिया के साथ क्लोजनेस दिखा रहे हो, तुम्हें नेटो का पार्ट हो तो तुम्हें नेटो के जो टॉप ग्रेड वेपन्स हैं वो अवेलेबल हैं, फिर भी तुम हमसे खरीदते हथियार, हमारे पास पैसा आता घर के घर में, मतलब नेटो का पैसा नेटो में रहता, लेकिन आप जो है S-400 खरीद रहे हैं, रशिया को पैसा दे रहे हैं। टर्की की मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से भी नहीं बनती। ऐसा क्यों? आरोप है कि अरब स्प्रिंग जब हुआ था, यानी कि अरब देशों में जो मिलिट्री मतलब जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई थी, तो ऐसे में टर्की ने वहां पर लोगों को भड़काया था। फिर सीरियन सिविल वॉर में एंगेज था टर्की, और कतर जो कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ रिलेशनशिप खराब रहा। मतलब 2017 से लेकर तो 2021 तक यूएई, सऊदी, इन सब देशों ने कतर पर सैंक्शन लगा रखे थे, क्योंकि कतर क्या करता था, ईरान के साथ भी रिलेशनशिप रखता था, और कई सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको हथियार, पैसा सप्लाई करने का भी आरोप कतर पर लगता था। तालिबान के साथ क्लोज लिंक रखता था कतर। तो कतर के साथ टर्की का भी रिलेशन, तो टर्की इन कारणों की वजह से मिडिल ईस्ट यानी कि अपने ही जो वहां पर मुस्लिम देश हैं, अरब नेशंस के देश हैं, उनके साथ भी टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, और इसी वजह से टर्की एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में रहता था सऊदी के साथ। कहता था सऊदी
भाई ठीक है, मक्का एंड मदीना आपके पास हैं, यहाँ पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हैं, वो इस्लामिक वर्ल्ड के हैं। तो आप कैसे इस बिहाफ पर लीडर बन गए मुस्लिम वर्ल्ड के? टर्की इस समय चाहता है स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिटी, यानी कि वेस्ट पर पूरी तरह निर्भर हुआ नहीं जा सकता। तो चलो एशिया में अपने मतलब आगे के फ्यूचर को आजमाते हैं। चाइना के साथ क्लोज, जापान के साथ क्लोज, मलेशिया इंडोनेशिया के साथ क्लोज। तो यहाँ क्लोजनेस आ रही है। कह रहा है कि मुझे मीडिएटर बनना है। आपने सुना है जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था 2019 में, उस समय भी टर्की अपने बड़े सुर दे रहा था इंडिया के खिलाफ। कह रहा था अरे कश्मीर का इशू तो इंटरनेशनल इशू, बायलेटरल इशू, और इस पर तो मतलब देयर शुड बी सम इंटरनेशनल एंगेजमेंट। हमने कहा भाई ये अपना इशू है, ये अपना इंटरनल मैटर है। आपका एलओसी का जो मैटर है समझ में आता है, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैटर है। कश्मीर का हमने यूटी स्टेटस बनाया, इंटरनल मैटर में आप कैसे घुस सकते हैं? उइगुर प्रॉब्लम्स पर कह रहा था कि हम मीडिएटर बनेंगे, रोहिंग्या क्राइसिस पर मीडिएटर बनेंगे, लेकिन काफ़ी समय से मैंने कोई अपडेट नहीं देखी है कोई उइगुर मुस्लिम के इशू पर टर्की ने बात की हो। कारण क्या है? आप सब जानते हैं, चाइना कहेगा इस मुद्दे पर छेड़छाड़ नहीं, कश्मीर कश्मीर करते रहो, रोहिंग्या मुस्लिम का करते रहो, उइगुर मुस्लिम्स नहीं, वहाँ भूल जाओ। एक अब प्लस इसको लगता है यार एशिया में ह्यूज मार्केट भी है, प्लस टर्की को ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल भी। आप कहेंगे अरे यहाँ कहाँ कैपिटल है? अरे यार चाइना है, जापान है, साउथ ईस्ट एशिया के बाकी और देश हैं, इंडिया भी है, इंडिया की कुछ कंपनीज भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं। और ये उसने फोकस जो है रखा इसी वजह से। देखिए $17 बिलियन 2004 में इनका ट्रेड वॉल्यूम था इस रीजन के साथ, $75 बिलियन हो गया है, $10 बिलियन प्लस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टर्की में हो गया है। तो यानी कि भाई एशिया पर फोकस करने से फायदा तो हो रहा है। अब एशिया अन्यू को वो कह रहा है कि नहीं ये इंक्लूसिव है, हम एशिया के साथ अपना पास्ट का एक कल्चरल लिंकेज रखते हैं, हिस्टोरिकल लिंकेज रखते हैं। इंडिया का कहना है देखो बातें मत बनाओ, सही बात यह है कि तुम यहाँ पर अपनी डिफेंस मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते हो, इंडिया को भी काउंटर करना चाहते हो, राइट? तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान के साथ तुम्हारे हथियार के रिलेशन, मतलब तुम बेच भी रहे हो प्लस ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश कर रहा है इनके साथ, एक कान एयरक्राफ्ट कैटेगरी है, उसके बारे में भी आगे आपको पता लगेगा। तो पाकिस्तान के तो मजे आ गए। पाकिस्तान कहेगा देखो हमारे यहाँ तो अब एयरक्राफ्ट बनेगा, फाइटर जेट बनेगा, तो हमारी डिपेंडेंस यूएसए पर भी कुछ कम हो जाएगी। टर्की कहेगा चलो यार हमारे यहाँ हमें जो है चीप मैन्युफैक्चरिंग करने की जगह मिल जाएगी। पाकिस्तान कहेगा हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। बात तो ये बांग्लादेश को बनवाया इंडिया ने। इंडिया ये मानता रहा कि यार बांग्लादेश की सिक्योरिटी का अल्टीमेट जिम्मा तो हम पर ही है, लेकिन बांग्लादेश के साथ इस समय डीप एंगेजमेंट टर्की का हो रहा है। यहाँ पर डिफेंस के सेल एग्रीमेंट भी है प्लस ज्वाइंट वेंचर। तो सोचो अगर वेपन मैन्युफैक्चरिंग टर्की हमारे पड़ोस में ही कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और हमारे अपोजिट स्टैंड रख रहा है कई मुद्दों पर, तो आपके लिए चैलेंज है कि नहीं? अरे बिल्कुल चैलेंज है यार, इंडिया के लिए चैलेंज है। अपॉर्चुनिस्टिक फ्रेमवर्क है, कुल मिलाकर ये बात है। अब जरा इंडियन ओशन रीजन को देखते हैं, इसमें क्यों फोकस आ रहा है इसका, और यहाँ पर कौन से ऐसे आइलैंड नेशंस हैं जहां पर टर्की विशेष फोकस कर रहा है। क्योंकि देखिए इंडियन ओशन रीजन जो है ये समझ लीजिए कि दुनिया की टोटल जो ऑयल की सप्लाई है कंटेनर्स के थ्रू जो होती है, उसका 80% जो ट्रेड है वो यहाँ से होता है। और भाई यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया के लिए तो यार स्ट्रेटेजिक है कि नहीं ये रीजन। ऑलरेडी यहाँ पर ग्लोबल पावर्स कंपीट करती हैं, चाइना यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, राइट? नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है ये वाला रीजन, और इसमें टर्की का कोर फोकस इस समय लग रहा है श्रीलंका पर, मालदीव्स पर, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर। ये रीजन दिख रहा है आपको, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स का एजम्पशन आइलैंड है, मालदीव्स, श्रीलंका, और यहाँ पर ना एक रीजन है कोमोरोस पर भी। तो यहाँ पर फोकस कर रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए पूरी दुनिया का 1/3 जो कंटेनर ट्रैफिक है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये डेंस, मतलब ये दिखा रहा है कि डेंस कितना ज्यादा ये रीजन है, कि इतना ज्यादा यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम होकर जा रहा है। तो 1/3 यहीं से होकर जा रहा है। 2/3 ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट यहाँ से होकर जा रही है। तो टर्की यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन करना चाहता है। प्लस एक और एडवांटेज है इनके पास, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अरे यूनाइटेड नेशन का ना कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, वो कहता है कि भाई आपके कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल के एरिया में जितने नेचुरल रिजर्व्स हैं, ऑयल है, गैस है, जो भी है, वो आपका होगा। अब इन आइलैंड्स के पास क्या एडवांटेज है भाई, इनके आइलैंड्स से फैले हुए। तो जैसे मॉरिशस है, मॉरिशस की टोटल पॉपुलेशन जो है करीब 1.2 मिलियन के आसपास है, लेकिन मॉरिशस के आइलैंड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऊपर भी, और इस वजह से ये जो आप ग्रे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट मॉरिशस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और जिसका एरिया जो पड़ता है लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। तो यार इतना
मतलब यहाँ पर नेचुरल रिजर्व्स हैं और मॉरिशस के पास एडवांटेज है। ये तो ऐसे सेशल्स देखिए, छोटे छोटे टापू हैं सेशल्स के, लेकिन ये पूरा जो ग्रे एरिया देख रहे हैं इसको ये कहता है सेशल्स ये हमारे हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली इससे 200 नॉटिकल माइल आप मिलाते रहिए, तो इस हिसाब से हमारा क्लेम है ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब इन देशों के पास रिसोर्सेज हैं कम एक्सट्रैक्शन एक्सप्लोरेशन के, तो टर्की चाह रहा है कि अरे हम आते हैं ना, टेंशन मत लीजिए, आपके पास तो इतने सारे आइलैंड हैं कि आप तो पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाते, तो पेट्रोलिंग के लिए हमारे ड्रोन्स लीजिए, हम आपको अफोर्डेबल ड्रोन्स देंगे, कमांड सेंटर भी हम ही बना कर देंगे, और फिर एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए हमारी कंपनियां हैं ना, वो आएंगी एक्सप्लोरेशन करेंगी। तो यानी कि यहां पर टर्की को डिफेंस एंगेजमेंट का एक एडवांटेज मिलेगा कि भाई जब भी इस रीजन से कोई पावर टर्की के खिलाफ होगी तो टर्की यहां से अपने आप को पोजीशन करके शो करेगा कि देखो भाई वहां से भी मैं अटैक कर सकता हूं। और दूसरी चीज, आपको इकोनॉमिक एंगेजमेंट का फायदा मिल जाएगा, है कि नहीं। कहा जाता रहा है कि ये जो रीजन्स मैंने आपको शो किए ये परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह हैं। एक समय पर यूएसए यूके इन सब का भी यहाँ पर ह्यूज इन्फ्लुएंस रहा है। कॉलोनियल पावर्स ने तो जानबूझकर यहाँ पर अपने आप को स्टेशन करा। याद है आपको डिएगो गार्सिया आइलैंड मॉरिशस क्लेम कर रहा था अपना, यूके कह रहा था मेरा है, यूके ने कहा यूएस से तुम यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना लो, इंडियन ओशन रीजन में आपको रहना चाहिए, मैं पैसा आपसे ले लूंगा। ये इसी वजह से क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सी बेड मिनरल्स भी हैं, जैसे पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स यहाँ पर मिलेंगे, कोबाल्ट पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स मिलेंगे। तो बात यह है कि जो भी कंपनी यहाँ पर किसी भी देश की कंपनी आना चाहती है इस रीजन में, एक्सप्लोरेशन करना चाहती है, एक्सट्रैक्शन करना चाहती है, तो भाई उसको स्टॉप ओवर कौन चाहिए, यही आइलैंड चाहिए, यही वाले नेशन चाहिए जो मैंने शो किया। तो इस वजह से टर्की चाहता है लॉन्ग टर्म कंपटीशन में मैं आगे आ जाता हूँ। तो यानी कि इकोनॉमी के नाम पर जो भी यहाँ पर आगे आएगा, जैसे टर्की यहाँ पर आगे आ रहा है भाई साहब, वो डुअल यूज नेचर का है, यानी को दिखाएगा कि हम डेवलपमेंटल असिस्टेंस करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर डिफेंस के एंगल को भी रखेगा, जैसे अफोर्डेबल ड्रोन्स दे रहा है, नेवल असिस्टिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ पर डिफेंस की। तो टर्की की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है वो अपने आप में इंडिया के लिए चैलेंज है। जरा देखते हैं श्रीलंका के साथ कैसे क्या कर रहा है। 1948 से ही टर्की के रिलेशन श्रीलंका के साथ रहे हैं। अब श्रीलंका की नेवी कह रही है अरे टर्की तो हमारा वैल्यूएबल एलाय है। कैसे? अभी जो मैंने शिप की बात की थी ना, जो अभी यहाँ पर श्रीलंका में आया था, और इनके एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे अरे मतलब दिस शोज क्लोजनेस विद टर्की। तो इन्होंने एक्सरसाइज करी है पैसेज एक्सरसाइज, शॉर्ट में कह रहे हैं पैसेक्स। तो इसके थ्रू कह रहे हैं कि देखो हम टैक्टिकल मैनूवर्स कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ड्रिल कर सकते हैं। तो यानी कि जब भी कोई हमारी सुरक्षा को चैलेंज करेगा तो श्रीलंका एंड टर्की एक साथ खड़े रह सकते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर श्रीलंका में। तो श्रीलंका कह रहा है यार हमारे तो फायदा ही है। जो न्यूट्रलिटी है श्रीलंका शो कर रहा है। तो इस पर मुझे याद आता है चाणक्य जी का, मतलब आचार्य चाणक्य का एक कोट है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई ऐसा देश है जो छोटा है इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रेंथ से तुमसे वीक है, और वो न्यूट्रलिटी शो कर रहा है, तो ये तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारी हार है। ये बात वो अपनी मंडल थ्योरी में कहते हैं। सोचो एंशिएंट टाइम में कह के गए, आज तक रेलेवेंट है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पड़ोस में जो है वो न्यूट्रल नहीं, तुम्हारे तरफ होना चाहिए, उसका ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस मतलब तुम्हारा उस पर होना चाहिए। तो अगर यहां पर श्रीलंका चाइना के करीब हो रहा है, टर्की के करीब हो रहा है, और कह रहा है अरे हम तो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल नहीं हो आप इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि चाइना अगर जैसे हम्बन टोटा पोर्ट, चाइना की मिलिट्री वेसल्स का वहां पर प्रेजेंट होना, ये अपने आप में इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज बनता है कि नहीं बनता है? बनता है भाई। इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चाइना हम ट्विस्ट कर सकता है, कह सकता है देखो हम वहां से भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होंगे, वहां से भी होंगे, दूसरी तरफ से भी। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक। श्रीलंका के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट्स इनके हुए, तो इंडिया ने कोशिश करी एक्सेस करने की, भाई टर्म्स का पता करें, तो टर्म्स भी क्लियर हमें नहीं शो हो रही हैं। तो उसका मतलब है कि इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न वहां पर जायज है, जबकि श्रीलंका हमेशा से कहता रहा अरे इंडिया आपके सिक्योरिटी कंसर्न वाली कोई चीज हम करेंगे नहीं। याद है जब श्रीलंका में पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे तो श्रीलंका रीच आउट कर रहा था चाइना को, चाइना आप ना लोन को छोड़ दो, मोरेटोरियम दे दो हमें लोन पर। नहीं हुआ, ठीक है, जबकि डेट का एक बड़ा पार्ट क्या है, चाइना से है। लेकिन इंडिया ने अपने रिस्ट्रक्चर किया लोन को, अलग से ग्रांट्स दिए। तो ये सब इंडिया इसलिए करता है कि जिससे कि भाई तुम हमारे साथ टिल्ट रहो, लेकिन ये टिल्ट शो नहीं कर रहा है। आप कहेंगे फिर इंडिया को कुछ करना चाहिए। यस, बिल्कुल करना चाहिए, यही तो पॉइंट है। मालदीव्स का तो इस्लामिक सोलिडारिटी आप सबको पता है। जब से मोहम्मद मीजू आए थे तो उसके बाद कहने लगे कि मालदीवियन टेरिटरी जो है वो डिपेंडेंट क्यों है इंडिया पर, इंडिया के मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पर क्यों हैं, उनको आप यहाँ से हटाओ। अब हमें वहाँ से हटाकर कर क्या रहा है, ये टर्की के साथ यहाँ पर इन्होंने 6 ड्रोन्स लिए और कमांड सेंटर बना रहे हैं।
कह रहे हैं कि अब हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो देखिए कोई भी सॉवरेन नेशन है भाई, उसको हक तो होता है सेल्फ रिलायंट होने का, अपने हिसाब से चलने का। लेकिन बात यह है कि अगर वो क्लोजनेस दिखा रहा है चाइना के साथ, सऊदी के साथ भी दिखाइए, सऊदी हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन चाइना टर्की ये हमारा एक बड़ा कंसर्न है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे जो इन्होंने ड्रोन्स लिए हैं 6 ड्रोन्स, तो उसको वो इंस्टॉल करें, ये माराफू करके एक इनका आइलैंड है, ये रहा माफारू, तो यहाँ से 300 किलोमीटर तक की इनकी रेंज है। और इसका मतलब है कि मिनिकॉय आइलैंड के पास जो हमने INS जटायु अपना बनाया, नेवल बेस बनाया, ये वहां तक एक्चुअली आ सकता है। तो यानी कि ये रिकॉन एक्सरसाइज कर सकता है, वहां पर सर्वे कर सकता है एक तरीके से कि इंडिया की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं यहाँ पर। ये मालदीव से, तो भाई मतलब अगर कोई हमारे पड़ोस में ऐसे स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हो रहा है कि वो अपने ड्रोन्स के थ्रू पेट्रोलिंग के बहाने इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन रिले कर सकता है हमारे दुश्मनों को, तो आपको नहीं लगता है हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल बड़ा चैलेंज है भाई, राइट। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देखिए जरा। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका डिनोट्स द रीजन कंटेनिंग द कंट्रीज सुडान, एरिट्रिया, सोमालिया। इट इज अ पेनिनसुला सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऑप्शंस का आंसर आप कमेंट्स में बताइएगा, ये अभी मैप के थ्रू मैं आगे बताऊंगा। नाउ अब जो एशिया अर्न्यू है, इसमें इनका फोकस जो है वेस्ट वाला जो पार्ट है हमारा इंडियन ओशन का, उस पर भी है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये स्ट्रेटेजिक है टर्की के लिए। तो टर्की ने कहा कि यार जिबौती में तो चाइना का बेस है और कई सारे देशों का बेस है, हम जो है अपना बेस सोमालिया में बनाते हैं। सोमालिया में मोगादिशु में इन्होंने अपनी ओवरसीज सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया है। आप कहेंगे इससे हमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई ये पूरा का पूरा रीजन ये इंडिया का यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। मतलब हमारे डिफेंस के लिए, हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हम नहीं चाहेंगे कि कोई देश जो आगे पोस्चरिंग कर रहा है हमारे दुश्मन बनने की, अगर पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में एस्केलेट होता है और टर्की कहता है भाई मैं तो पहले भी खुलकर साथ था, अब भी खुलकर साथ रहूंगा, तो क्या पता हम पर प्रेशर बनाने के लिए हमारे कमर्शियल जो यहाँ से शिप्स जा रहे हैं उन पर अटैक करे या उनको रोकने की कोशिश करे, हमारी नेवी को यहाँ से मतलब कुछ अटैक करके हमें बैकफुट पर करने की कोशिश करे। तो इस कैलकुलेशन से हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो सोमालिया में इन्होंने बेस बना लिया अपना मोगादिशु में, वहां पर लगातार अपने सोल्जर की स्ट्रेंथ को बढ़ाए जा रहे हैं और 2026 में कहा जा रहा है 2500 सोल्जर्स इनके मोगादिशु में होंगे, सोमालिया पर होंगे। प्लस ये जो रीजन है, मतलब जो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, इसमें इसके ऊपर भी, यानी कि अभी रेड सी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एक आइलैंड, तो उसका भी इन्होंने लीज ले ली है एक्चुअली। तो उसके लिए इन्होंने सूडान से बातचीत कर ली है। पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर ये स्ट्रेंथ हो रहा है तो इसका मतलब है चाइना पाकिस्तान टर्की का एक एक्सेस बन रहा है। तो चाइना नॉर्थ में हो गया, पाकिस्तान वेस्ट में हो गया, टर्की यहाँ पर साउथ वेस्ट में भी हो गया। तो ये एक तरीके से एनसर्कलमेंट हो गया, स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो गया। ये कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट, तो ये एक्चुअली टर्की का प्रोजेक्ट है। टर्की चाह रहा है कि यार यूएसए जो है ना वो अपनी मनमानी करता है कई जगह, तो चलो इनकी जो F-16 की जो फ्लीट है जो टर्की ने इनसे लिए थे फाइटर जेट, उसको रिप्लेस करेंगे, ये ओल्ड हो चुकी है और अब अपने बनाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि अरे हमें भी याद रखो, हम भी कुछ काम आ जाएंगे, प्लस इंडिया पर प्रेशर बनाएंगे और मिडिल ईस्ट के हम पड़ोस में ही हैं तो आपके काम आएंगे। टर्की ने कहा ठीक है यार तुम काम तो आओगे, चलो ठीक है। तो टर्की ने कहा कि ठीक है आपके साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, तुम्हें मिलेगी टेक्नोलॉजी, हमें मिलेगा चीप प्रोडक्शन, मिलकर बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, देखो यहाँ पर चित्तगोंग, यहाँ पे चित्तगोंग पुराना नाम, और नारायणगंज यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहा है। प्लस ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्च रॉकेट सिस्टम इसने मतलब परचेज किया बांग्लादेश ने, प्लस ये हॉविट्जर्स खरीदी हैं। तो इसका मतलब ये है कि साउथ एशिया में जो पाकिस्तान के एलाय हैं, यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान का एलाय बन रहा है, टर्की पाकिस्तान का एलाय बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि डायनामिक्स रिसेंट पास्ट में, स्पेशली बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में जब से शेख हसीना गई हैं, मतलब दैट इज शिफ्टिंग, राइट। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का क्या कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स याद है आपको, पाकिस्तान में ग्वादार, फिर यहाँ पर हम्बन टोटा, फिर म्यांमार में क्युप्युक पोर्ट जो कुनमिंग से कनेक्ट करके क्युप्युक तक आ रहा है। तो एक तरीके से हमें यहाँ पर काउंटर करना चाह रहा है, क्योंकि हम भी ऑलरेडी म्यांमार में वो सितवे पोर्ट बना रहे हैं रैखाइन रीजन में, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करके ऊपर जाना चाह रहे हैं। उसका पूरा नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो पॉइंट है कि यार यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, यहाँ से ग्वादार, यहाँ से हम्बन टोटा, यहाँ से क्युप्युक। तो यार ये तो भारत को घेरने की कोशिश है चाइना की, राइट। और इसी को फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टर्की। तो टर्की और चाइना इंडिया को मतलब चैलेंज देने के लिए तो और ज़्यादा करीब आ जाएंगे, राइट। क्योंकि वो है ना कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो तुम्हारा दोस्त होता है। तो भाई ये तो चाइना और टर्की और करीब आ जाएंगे इस बहाने, राइट। तो हमें इसका कुछ काउंटर तो देखना होगा। जो मैं आपको बता रहा था ना आइलैंड, ये स्वाकिन आइलैंड है यहाँ पर। तो स्वाकिन आइलैंड इन्होंने लीज पे ले लिया है। तो यानी कि टर्की की जो प्रेजेंस है वो आपके सोमालिया में भी है,
और रेड सी के अंदर भी है, यहाँ पर भी, और यहाँ से हमारा इतना बड़ा ट्रेड होकर जा रहा है स्वेज से। तो इसका मतलब है कि टर्की अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ मेजर पावर इन दिस रीजन, राइट। ब्रिक्स में इंटरेस्ट और अल्टीमेटली बीआरआई को कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। ये एक्चुअली एक मिडिल कॉरिडोर है। टर्की का कहना है कि चाइना आपको यूरोप से कनेक्ट करना है ना, तो ऐसा करो ना, चाइना से डायरेक्ट कनेक्ट करो कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, और फिर इस कैस्पियन सी के होते हुए टर्की, और टर्की के रास्ते फिर आपको मिडिल ईस्ट जो आपका मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन का एक्सेस मिल जाएगा, और इसके थ्रू आप यूरोप में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो यानी कि चाइना, तुम इस वाली जो एरिया है इसको बाईपास ही करो ना, क्यों ही पड़े हो चक्कर में, डायरेक्ट यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली चाइना का ऑलरेडी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टर्की का प्लान। और इसी वजह से चाइना की कितनी सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं टर्की में। उनको लगता है कि यार ये तो यूरोपियन मार्केट का गेटवे है टर्की, तो क्यों ना वहां पर अपना बेस बनाए। तो इससे पता लगा हमें कि वी कैन नॉट बी म्यूट स्पेक्टेटर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्की। तो हमारा भी काउंटर प्लान इन प्लेस होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, काउंटर प्लान है नहीं क्या? काउंटर प्लान है। तो अगर आप उस पर एनालिसिस चाहते हैं तो यू कैन मेंशन इन कमेंट, हम उस एनालिसिस को लेकर आएंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा जा रहा था कि इंडिया एंड हमारे मोदी जी की तस्वीर थी कि सरेंडर्ड इन फॉरेन पॉलिसी। मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के कई सारे जो एसेंशियल फैक्ट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में उस वीडियो में बताया नहीं गया। और प्रोजेक्ट ऐसे हो रहा है, लेकिन लॉजिकली ऐसे प्रूव हो रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है उस दिशा में। एक और बात ध्यान रखिएगा फॉरेन पॉलिसी की, कि कोई दूसरा देश जो है जो फैसला ले रहा है, तो उसका फैसला लेना वो कई सारे डायनेमिक्स से चलता है। उसमें एक प्राइमरी डायनेमिक होता है कि उसका अपना क्या इंटरेस्ट है, उसका अपना क्या हित है। यूएसए एक बड़ी ताकत है, लेकिन यूएसए को अगर मैक्सिको चैलेंज करता है कुछ इश्यूज पर, तो चैलेंज करता है डिस्पाइट दिस ह्यूज पावर गैप। तो क्या आप ये कह देंगे कि अरे यूएसए तुम्हारे तो फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह ही फेल है? नहीं कह सकते। क्यूबा यूएसए के बिल्कुल बराबर में है, लेकिन क्यूबा एक बड़ा चैलेंज देता है, लेकिन यूएसए क्या करता है, उसका काउंटर बैलेंस रखता है, काउंटर स्ट्रेटजी उसकी तैयार रहती है। लेकिन ये कहते ना, बताओ यार क्यूबा टर्की के साथ, क्यूबा जो है यूएसए के हिसाब से नहीं चल रहा, अरे यूएसए फेल हो तुम। अरे भाई, उसका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन यूएसआर के साथ रहा, उसका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन वो कम्युनिज्म सोशलिज्म वाला रहा, और यूएसए कैपिटलिस्ट है। तो कहने का मतलब है किसका क्या इंटरेस्ट है, किसका क्या आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, वो आप नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, आप काउंटर प्लान ऐसा कर सकते हो कि वो आपके खिलाफ कुछ करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि आपके पास ताकत है, तरीके हैं जिससे कि आप उसके इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर सकते हो। सीधा बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप उसके लिए कहां अपॉर्चुनिटी है और कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी क्षमता होनी चाहिए, क्रेडिबल डिटरेंस आपके पास होना चाहिए। तो वही आपकी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ होती है। तो इस पर आप चाहते हैं डिटेल एनालिसिस, यू कैन पुट इन कमेंट, हम इस पर भी डिटेल एनालिसिस बना देंगे। आई होप ये वाली वीडियो का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। एशिया अन्यू कि नया एशिया टर्की एंगेजमेंट कुछ नहीं, उनकी अपना जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडियन ओशन रीजन के नेशंस के साथ, जिनके बारे में मैंने बात की। दिस इज व्हाट टर्की इज डूइंग। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, सारे अपडेट्स मेरी वीडियो के यहाँ आते रहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ टर्कीज एशिया अन्यू स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज इंटरेस्ट। इसका आंसर सबमिट कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।